नेपाल चीन युद्ध या गोरखा चीन युद्ध पैसिफिकेशन ऑफ गोरखा नेपालियों द्वारा 1788 टू 1792 में तिब्बत के ऊपर एक चढ़ाई थी। यह युद्ध पूरी तरह नेपाली और तिब्बती आर्मियों के बीच सिक्का के विवाद को लेकर लड़ा गया। नेपालियों द्वारा सस्ते धातुओं के मिश्रण को ढालकर बनाए गए सिक्के, जो लंबे समय से तिब्बत के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। नेपालियों ने तिब्बतियों को वश में कर रखा था, जो चीन के अधीन थे। तिब्बत ने केरुन की संधि की और शांति समझौता के अनुरूप वार्षिक सलामी देने का वादा किया। बाद में तिब्बत ने झूठ बोला और चीन के राजा को न्योता दिया। कमांडर फुकागन नेपाल के बेत्रावती तक आ गए, लेकिन जबरदस्त काउंटर अटैक के कारण चीन ने शांति समझौता के प्रस्ताव स्वीकार किया। नेपाल के मल्ल राजवंश के समय से ही तिब्बत में नेपाली चांदी के सिक्कों का चलन था। जब पृथ्वी नारायण शाह ने अपने एकीकरण काल में काठमांडू घाटी में आर्थिक लेन देन बंद कर दिया, तब काठमांडू के राजा जय प्रकाश मल्ल को बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट को दूर करने के लिए उन्होंने तांबा को दूसरे धातु के साथ गलाकर निम्न स्तर के सिक्के बनाने की कोशिश की। बाद में पृथ्वी नारायण शाह ने 1769 में सफलतापूर्वक काठमांडू घाटी पर कब्जा कर लिया और पूरी तरह से नेपाल में शाह राजवंश को स्थापित कर लिया। उन्होंने पुण्य शुद्ध चांदी के सिक्कों को चलन में लाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक नेपाली सिक्कों पर से भरोसा उठ चुका था। तिब्बतियों की मांग थी कि उन सिक्कों को शुद्ध चांदी के सिक्कों के साथ बदला जाए, जो पहले ही चलन में आ चुके थे और शुद्ध चांदी के नहीं थे। यह एक ऐसी मांग थी जो नए स्थापित शाहवंश के लिए बहुत बड़े वित्तीय वित्त घाटे का सौदा थी। पृथ्वी नारायण शाह इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं थे, इतने बड़े घाटे को सहने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन वह नए चांदी के सिक्के की शुद्धता के लिए विश्वसनीयता के इच्छुक थे। इस प्रकार दो तरह के सिक्के बाजार में चलन में थे। यह मामला बिना सुलझे 1775 के अंत तक यूं ही चलता रहा और यह समस्या उत्तराधिकार में नेपाल के क्रमिक शासक को मिलती गई। 1788 में पृथ्वी नारायण शाह के बड़े पुत्र बहादुर शाह और उनके चाचा और राज्य प्रतिनिधि राणा बहादुर शाह को सिक्के की गंभीर समस्या विरासत में मिली। नकली सिक्कों की दलील पर तिब्बतियों ने यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि नेपाल आक्रमण करने की स्थिति में है और तिब्बत में रह रहे व्यापारियों को तिब्बत परेशान करने लगे। नेपाल तिब्बत संबंध का दूसरा खद बिंदु था दवी शमर्प लामा मिपाम चद्रुप ग्याम्त्सो और उनके 14 अनुयायियों को देने से मना कर देना। वह धार्मिक और राजनैतिक कारणों से तिब्बत से भागकर नेपाल चला गया था। संघर्ष की दूसरी कड़ी थी निम्न गुण का नमक, जो तिब्बत द्वारा नेपाल को वितरण किया जाता था। उस समय नेपाल में नमक तिब्बत से ही आया करता था। नेपाल से एक प्रतिनिधि मंडल इस विवाद को सुलझाने के लिए तिब्बत भेजा गया था, लेकिन प्रतिनिधि मंडल की मांग को तिब्बत ने नकार दिया। इस तरह नेपाल को तिब्बत के साथ संबंध रखने में कोई इच्छा नहीं रही और नेपाल ने कई दिशाओं से तिब्बत पर हमला बोल दिया। 1789 में बहादुर शाह ने दामोदर पांडे और बम शाह के संयुक्त नेतृत्व में तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए गोरखा सैनिक को तिब्बत भेजा। गोरखा सैनिक कुटी के रास्ते तिब्बत में प्रवेश किए और ताशिलहुन्बो कुटी से लगभग 410 किलोमीटर तक पहुंच गए। एक उग्र दल शिकारजोंग में लड़ा, जहां तिब्बत को बुरी तरह से हार माननी पड़ी। तब तेसु लामा और शाकिया लामा ने गोरखा दल से शांति वार्ता के लिए अनुरोध किया। तब गोरखा दल ने उन्हें छोड़ दिया और कुटी और केरुंग की ओर प्रस्थान किया। जब चीन के सम्राट ने यह सुना कि गोरखा सैनिकों ने तिब्बत के ऊपर हमला बोल दिया है, तो जनरल चंचू के निर्देश पर चीनी सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी भेजी गई। जनरल चंचू स्थिति का जायजा लेने खुद तिब्बती लामा के पास पहुंचा। उसने निश्चय किया कि जब तक यह विवाद सुलझ नहीं जाता, वह यहीं रहेगा। तिब्बत और नेपाल के प्रतिनिधि शांति वार्ता के लिए केरुंग में 1790 में मिले। इस वार्ता में यह नतीजा निकला कि इस झगड़े का जिम्मेदार तिब्बत था, इसलिए युद्ध में हुए क्षति का हर्जाना भी तिब्बत ही भरेगा और सम्मान हर्जाने के रूप में तिब्बत सालाना नेपाल को 50,001 रुपया बतौर देगा और नेपाल भी युद्ध में अर्जित किए गए क्षेत्र को तिब्बत को वापस दे देगा। नेपाली प्रतिनिधि को प्रथम भुगतान के रूप में
तिब्बत द्वारा 50,000 रुपये दिए गए ताकि उनका अर्जित क्षेत्र उन्हें वापस मिल जाए और नेपाल ने तिब्बत का क्षेत्र केरुंग, कुटी, लोंगा, झुंगा और फलक उन्हें वापस कर दिया। पर तिब्बत संधि के इस शर्त पर अधिक दिनों तक नहीं चल सका। उसने दूसरे साल में ही हरजाने के 50,000 रुपये देने से इनकार कर दिया और यही इनकार नेपाल तिब्बत युद्ध 2 का नतीजा बना। जैसे ही तिब्बत ने वार्षिक हरजाने 50,000 रुपये देने से इनकार कर दिया, वैसे ही बहादुर शाह ने अभिमान सिंह बस्नेत के नेतृत्व में सैनिक की एक टुकड़ी केरुंग भेजा और दूसरी टुकड़ी दामोदर सिंह के नेतृत्व में 1791 में कुटी में भेजा। नेपाल ने हमला कर ल्हासा पर भी कब्जा कर लिया। नेपाली सेना ने तिब्बत को पूरी तरह लूट लिया। चूंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए तिब्बतियों ने केरुंग संधि विशेष संधि की। चूंकि दलाई लामा को उस समय किसी से कोई मदद नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने कठिनाइयों को दूर करने के लिए सालाना 50,000 का जुर्माना देना स्वीकार किया। उस वर्ष वह राशि चुकाई गई, अगले वर्ष नहीं दी गई। नेपाल ने इसे अपना अपमान समझा और राजकुमार नायब बहादुर शाह एक और युद्ध की तैयारी करने लगे। दामोदर पांडे ने दिगारचा पर हमला बोला और राजा की संपत्ति को अपने अधीन कर लिया। उसने ल्हासा के मंत्री धोरेन काजी को भी बंदी बना लिया और उसे लेकर नेपाल वापस लौट आया। जैसे ही यह खबर चीन के सम्राट के कानों में पड़ी, उसने फुकागन चीनी के नेतृत्व में सैनिक की एक विशाल टोली, जिसमें 60,000 सैनिक थे, को तिब्बत के बचाव में भेजा। इस प्रकार 1792 में नेपाल तिब्बत युद्ध चीन नेपाल युद्ध में बदल गया। सम्राट किंग ने नेपाल से दिगारचा में लुटे गए तिब्बती संपत्ति को वापस तिब्बत को देने के लिए कहा। उन्होंने शमरपा लामा, जो नेपाल के शरण में था, उसको भी वापस देने के लिए कहा, पर नेपाल ने इस मांग को पूरा करने से मना कर दिया। सम्राट किंग के शाही सेनाओं ने मिलिट्री प्रतिक्रियाओं द्वारा नेपाल को उत्तर दिया। किंग के सैनिक त्रिशूली नदी के किनारे तब तक चलते रहे जब तक कि वे नुवाकोट नहीं पहुंच गए। नेपाली सेना ने किंग सेना के आक्रमण पर धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन वे पहले ही विषम परिस्थितियों का सामना कर चुके थे। दोनों तरफ बहुत बड़ा नुकसान हुआ और चीनी सेनाओं ने गोरखालियों को वापस नेपाल की राजधानी के करीब भितरी तराई तक खदेड़ा। यद्यपि एक विस्तृत हार गोरखाली सेना वापस नहीं पा सके। उसी समय नेपाल 2 और जगहों से मिलिट्री शक्तियों का सामना कर रहा था। सिक्किम राष्ट्र पूर्वी सीमा के तरफ से नेपाल के प्रति आक्रमण शुरू कर दिया था, तो दूसरी तरफ दूर पश्चिम में गढ़वाल के साथ नेपाल लगातार अपने ही सीमा पर लगा हुआ था। राज्य अछाम, डोटी और जुमला खुलकर नेपाल का विद्रोह कर रहे थे। इस प्रकार बहादुर शाह को चीन के सम्राट किंग से बचाव करने में नेपाल को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। चिंतित राजा बहादुर शाह ने अंग्रेजों से 10 होवित्जर पर्वतीय बंदूक के लिए कहा। जनरल क्रिकपैट्रिक काठमांडू पहुंचा, पर उसने हथियार के बदले एक ऐसे संधि को स्वीकार करने के लिए कहा जिसके अनुसार अंग्रेज नेपाल में अपना व्यापार करना चाहते थे। वाह रे, अंग्रेज के होशियार रुचि! अंग्रेजों से हथियार नहीं लिए गए और युद्ध की स्थिति बहादुर शाह के लिए बहुत ही नाजुक बन गया। क्रमश एक के बाद एक लड़ाई में सफलता के बाद चीनी सेनाओं को एक बहुत ही मुख्य घटना का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें वापस पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वे बेत्रावती नदी, जो नुवाकोट में गोरखा महल के पास है, पार करने की कोशिश कर रहे थे, वर्षा ऋतु में बढ़ती नदी पानी से लबालब भरा हुआ था। जैसे ही चीनी सेना नुवाकोट के नजदीक बेत्रावती नदी के दक्षिण पहुंची, नेपाली सेना के लिए काठमांडू में उनका इंतजार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। 19 सितंबर 1792 जब चीनी सेना बेत्रावती नदी के किनारे आराम कर रही थी, तब नेपालियों की लगभग 200 से भी कम संख्या वाली सेना ने जीतपुर फेदी, जहां सैनिकों का पड़ाव था, पर प्रत्याक्रमण कर दिया। नेपाली सेनाओं ने एक युक्ति अपनाई। वे अपने हाथों में मशाल जलाकर उनके कैंप की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने मशाल को पेड़ की शाखाओं से बांधा और जलती हुई मशाल जानवरों के सिंग से बांधकर दुश्मनों की ओर दौड़ा दिया। इस तरह किंग के सेना हार गए और इस तरह से नेपाल को ज्यादा क्षति भी नहीं उठाना पड़ा। एक गतिरोध तो उभर ही आया था,
और पश्चिमी सीमा पर कम या उभरते अनिश्चितता पर वे कितने देर तक अपने युक्ति से अभियान जारी रख पाते। इसीलिए गोरखालियों ने चीन के शर्त पर एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दूसरे मांग के साथ एक मांग यह भी था कि हर 5 साल पर नेपाल चीन को सम्मान भुगतानी भी भेजेगा। किंग कमांडर जनरल फुकागन ने नेपाल सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें शांति संधि के अनुमोदन के लिए कहा गया था। बहादुर शाह खुद भी चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखना चाहते थे। वह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए और 1792 में बेट्रावल में मैत्रीपूर्ण संधि का निष्कर्ष निकाला गया। इस संधि में निम्नलिखित शर्तें थीं। 1. नेपाल और तिब्बत दोनों चीन के अधिपत्य को स्वीकार करेंगे। 2. ल्हासा में तिब्बतियों द्वारा लुटे गए नेपाली व्यापारियों को तिब्बत सरकार हर्जाना देगी। 3. नेपाली नागरिकों को तिब्बत या चीन के किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यापार या उद्योग स्थापित करने का अधिकार होगा। 4. नेपाल और तिब्बत के बीच यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होगा तो चीन बीच में हस्तक्षेप करेगा और दोनों देशों के अनुरोध पर विवाद का निपटारा करेगा। 5. नेपाल के ऊपर यदि कोई बाहरी आक्रमण होगा तो चीन उसका बचाव करेगा। 6. नेपाल और तिब्बत दोनों हर 5 साल में एक बार अपने प्रतिनिधि को सम्मान भुगतानी के लिए चीन भेजेगा। 7. प्रतिनिधि जो सम्मान भुगतानी करने चीन जाएगा उसे विशेष मेहमान का दर्जा दिया जाएगा और उसकी हर खातिरदारी की जाएगी और लौटते समय चीन सरकार दोनों देशों को विशेष भेंट भी प्रदान करेगी। इस युद्ध के तुरंत बाद तिब्बत चीन के अधीन आ गया, जबकि नेपाल फिर भी स्वायत्त और स्वतंत्र रहा। 19वीं सदी के दौरान किंग राजवंश इस तरह से कमजोर हो गया था कि उसने इस संधि की उपेक्षा भी की। उदाहरण के लिए नेपाल अंग्रेज युद्ध 1814-16 के दौरान जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, तब वह उस संघर्ष में अपने सामंत की मदद करने में ही नाकाम न रहा, बल्कि वह नेपाली क्षेत्र ब्रिटिश द्वारा छीनने से भी बचाने में नाकाम रहा। उसी तरह दूसरे नेपाल तिब्बत युद्ध 1855-56 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहा। तीसरा नेपाल तिब्बती युद्ध 1911 से 1912 तक तिब्बत में लड़ा गया युद्ध था। दिसंबर 1912 में नेपाली और तिब्बती प्रतिनिधि मंडलों ने एक संधि पर बातचीत शुरू की। लंबी चर्चा के बाद 8 चैत 1912 को थापथली पैलेस में प्रतिनिधि मंडलों के बीच एक संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। मेरे दोस्तों, अगर आपको अलग अलग देशों का इतिहास पसंद है तो मैं आपके लिए लाऊंगी। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें